हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कैद-ए-इश्क भाग 51। वार्नर टेक्सटाइल। धनराज जी ने गहरी सांस लेकर अपने पॉकेट से फ़ोन निकाला और उसमें से एक वीडियो प्ले करके जिया की तरफ बढ़ा दिया। ये उसी रात की फुटेज थी जब अखिलेश ने खुद कन्विंस किया था कि उसने जयेश और रोज का एक्सीडेंट करवाया और जिया को भी मारने की कोशिश की। वीडियो देखते हुए जिया की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दानिश ने उसके गाल पर हाथ रखा और धीरे से बोला, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि अखिलेश मित्तल ने तुम्हें मारने की कोशिश की। जिया ने उसकी तरफ देखा और ना में सर हिलाते हुए बोली, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते, ये सब झूठ है। तभी अंकिता गुस्से से बोली, हम सब पागल नजर आ रहे हैं तुझे। एक पल के लिए तू जीजू पर यकीन मत करना, लेकिन मुझ पर और दादू पर तो यकीन करना पड़ेगा ना। मैंने खुद अपने कानों से सुना था कि तेरे ही ट्री हाउस में आग लगाने वाला इंसान तेरा बाप ही है। तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा? जिया ने अपने आंसू पोंछते हुए और अपनी जगह से खड़ी हो गई और बोली, मुझे कुछ नहीं समझना। मुझे पता है मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। तुम सब झूठ बोल रहे हो। बोलकर वो केबिन से निकल गई। तानिश ने गहरी सांस ली और वो भी जिया के पीछे निकल गया। धनराज जी धीरे से बोले, बाप के प्यार में अंधी हो गई है ये लड़की। अखिलेश ने उसकी आंखों पर अपने झूठे प्यार की पट्टी बांध रखी है। अंकिता उन्हें देखते हुए बोली, दादू आप टेंशन मत लीजिए, कभी न कभी सच्चाई सामने तो आनी ही है। उसकी बात सुनकर धनराज जी बिना कुछ बोले वहां से निकल गए। उनके जाने के कुछ मिनट बाद पारस भागते हुए तानिश के केबिन में आ गया और उसकी नजरें अंकिता की तरफ चली गई। उसे देखते ही अंकिता तुरंत खड़ी होकर उसके पास गई और उसने पारस को हक कर लिया। पारस उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना? अंकिता धीरे से बोली, आई एम ओके। दूसरी तरफ जिया पार्किंग में आ गई थी। दानिश ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींच लिया। जिया उसके सीने से जा टकराई और चिढ़ते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम? दानिश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसकी फारिश गिरी आंखों में देखते हुए बोला, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि वो आदमी तुम्हें मारना चाहता है? जिया उसकी आंखों में देखते हुए बोली, यही बात मैं पापा के मुंह से सुनना चाहती हूँ और अब मैं उनसे ही मिलने जा रही हूँ। दानिश गहरी सांस लेकर बोला, ओके, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, लेकिन वो आदमी तुम्हें मित्तल विला में नहीं मिलने वाला। बोलकर उसने जिया को छोड़ दिया। जिया चुपचाप जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद मित्तल विला। दानिश की कार विला के सामने आकर रुकी और जिया तुरंत कार से निकलकर विला के अंदर चली गई। इधर स्मृति और स्वरूप हॉल में ही बैठे हुए थे। तभी उनके कानों में जिया की आवाज गई, पापा कहाँ है मम्मा? उसकी बात सुनते ही स्मृति और स्वरूप ने उसकी तरफ देखा। स्मृति जल्दी से जिया के पास गई और उसे सीने से लगाते हुए बोली, मेरी बच्ची कैसी हो तुम? जिया धीरे से बोली, मैं ठीक हूँ मम्मा, पहले आप मुझे बताइए कि पापा कहाँ हैं? स्मृति ने उसे खुद से अलग किया और उसे देखते हुए बोली, अखिलेश तो यहाँ नहीं है। एक मिनट, तुम्हारे सर पर ये पट्टी क्यों है? तुम्हें चोट लगी है? उसकी बात सुनते ही जिया ने तानिश की तरफ देखा जो अब तक उनके पास आ चुका था। स्मृति उन दोनों को देखते हुए बोली, क्या हुआ, कुछ बताओगी? ये चोट कैसे लगी? जिया गहरी सांस लेकर बोली, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। स्मृति ने जल्दी से उसे सोफे पर बिठा दिया और उसे चेक करते हुए बोली, मुझे बताओ और कहाँ चोट लगी है तुम्हें? जिया शांत लहजे में बोली, मम्मा मैं ठीक हूँ। स्मृति उसे देखते हुए बोली, कैसे ठीक हो? तुम्हारे सर पर पट्टी बंधी है। स्वरूप बीच में बोला, मॉम आप पहले शांत हो जाओ। स्मृति ने गहरी सांस ली और जिया को देखते हुए बोली, ओके, तुम बताओ ये सब कैसे हुआ? जिया ने एक नज़र दानिश को देखा और फिर बोलना शुरू किया। उसने सबसे पहले बताया कि कैसे उसका एक्सीडेंट करवाया गया और फिर धनराज जी ने उसे अखिलेश की सच्चाई बताई। उसकी बातें सुनकर स्मृति धीरे से बोली, ये सच है जिया, कोई तुमसे झूठ नहीं बोल रहा।
उसकी बात सुनकर जिया हैरानी से बोली, मम्मा आपको भी लगता है पापा मुझे मारने की कोशिश करेंगे? स्वरूप उसे समझाते हुए बोला, तुम यकीन करो या ना करो लेकिन यही सच है प्रिंसेस। तुम्हारे बचपन से ही पापा ने तुम्हें मारने की कोशिश की लेकिन मम्मा ने हर बार तुम्हें बचा लिया। जिया ने अपना सर पकड़ लिया और धीरे से बोली, ये सच नहीं हो सकता, ये सब एक बुरा सपना है, ये हकीकत में नहीं हो सकता। तभी स्मृति ने उसे कंधे से पकड़ लिया और गुस्से से बोली, होश में आओ जिया, ये कोई मजाक नहीं है। जिस आदमी को तुम अपना बाप समझती हो उसने कभी तुम्हें अपनी औलाद नहीं समझा। प्रॉपर्टी पाने के लिए वो सब सिर्फ और सिर्फ एक नाटक था। अखिलेश ने तुम्हारे साथ प्यार का झूठा नाटक किया। जब उसे पता चला कि प्रॉपर्टी उसे मिलने के लिए तुम्हारा 18 साल तक जिंदा रहना जरूरी है, तब उसने तुम्हें प्यार से ट्रीट करना शुरू कर दिया। लेकिन उससे पहले उसने तुम्हें कई बार जान से मारने की कोशिश की। सबकी बातें सुनकर जिया का दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। उसे यही लग रहा था कि ये उसका बुरा सपना है। वो सपने से जाग जाएगी और ये सब खत्म हो जाएगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था, इसीलिए उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। तभी दानिश उसके पास बैठ गया और उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, लिटिल गर्ल, तुम ठीक तो हो ना? जिया गहरी सांसें लेते हुए बोली, मुझे सांस नहीं आ रही, मेरा सर घूम रहा। उसकी बात सुनते ही स्मृति घबराते हुए बोली, इसे कमरे में लेकर आओ, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। दानिश ने जिया को तुरंत अपनी गोद में उठा लिया और उसके बेड की तरफ ले गया। मित्तल विला। डॉक्टर ने जिया को चेक कर लिया और वो स्मृति को देखते हुए बोली, बधाई हो मिसेस मित्तल, आपकी बेटी माँ बनने वाली है। उसकी बात सुनते ही स्मृति हैरानी से जिया को देखने लगी। डॉक्टर सीरियस टोन में बोली, इसे देखकर लग रहा है कि ये डिप्रेशन में है। एक बार आप इसे हॉस्पिटल लेकर आइए, कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे। स्मृति धीरे से बोली, ओके, और कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? डॉक्टर अपना मेडिकल किट उठाते हुए बोली, टेस्ट के बाद पता चल जाएगा, फिलहाल तो इसके खाने पीने का ध्यान रखिए। बोलकर वो कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाते ही कुछ मिनट बाद दानिश कमरे के अंदर आ गया और अब तक उसे पता चल गया था कि जिया प्रेग्नेंट है। स्मृति ने उसका कॉलर पकड़ लिया और गुस्से से बोली, ये सब कैसे हुआ? तुम्हारी शादी को अभी इतना वक्त भी नहीं हुआ है। तुम्हें एहसास भी है कि तुमने क्या किया? अभी बच्ची है वो, तुमने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसके सर पर डाल दी, उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। और दानिश ने उसे कंधे से पकड़ लिया और बेड पर बिठाते हुए धीरे से बोला, इट्स नॉट माई फ्लड। स्मृति हैरानी से उसे देखते हुए बोली, तुम्हारी गलती नहीं है तो किसकी गलती है? दानिश गहरी सांस लेकर बोला, फर्स्ट टाइम जब वो सब हुआ था तब मैंने उसे बर्थ कंट्रोल पिल दे दी थी, शायद उसका असर नहीं हुआ। स्मृति गुस्से से बोली, आर यू सीरियस? वो बच्ची है लेकिन तुम समझदार हो ना, तुम्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो तुम? तुमने उसके अंदर। बोलते हुए उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। करीब 2 घंटे के बाद धीरे धीरे जिया की पलकें हिलने लगी। उसने अपने सर पर हाथ रखा और नींद भरी आवाज में बोली, जब भी मैं सोने की कोशिश करती हूँ ये लोग शोर शराबा करने लग जाते हैं। बोलकर वो धीरे से उठकर बैठ गई। बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जिया ने गहरी सांस ली और बेड से खड़ी होकर कमरे से बाहर निकल गई। वो जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंची उसकी नजरें सारा की तरफ चली गई। सारा और स्मृति किसी बात पर बहस कर रही थी। तभी दानिश सारा को देखते हुए बोला, मॉम प्लीज शांत हो जाइए, जिया सो रही है। सारा गुस्से से बोली, तुम मुझे चुप रहने के लिए बोल रहे हो? पहले मुझे ये बताओ कि तुम लिली के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? उस आदमी ने मेरी बहू को जान से मारने की कोशिश की और तुम उसे यहाँ लेकर आ गए। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर लिली को कुछ हो जाता तो मेरे आने वाले ग्रैंड चाइल्ड को कुछ हो जाता तो। उसके बाद सुनते ही जिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई।
उसके कानों में सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था, ग्रैंड चाइल्ड। वो खुद से ही बोली, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? तभी उसके कानों में स्मृति की आवाज गई, आपको अपने ग्रैंड चाइल्ड की पड़ी है। आपके बेटे ने इतनी सी उम्र में मेरी बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया, उसका क्या? इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो कैसे संभाल सकती है? सारा उसे घूरते हुए बोली, वो मेरी बहू है और मैं देख लूंगी उसे कैसे संभालना है। मेरे ग्रैंड चाइल्ड के लिए उसकी ग्रैंड मदर अभी जिंदा है। लिली को कोई टेंशन नहीं होगी, बच्चे की जिम्मेदारी मेरे ऊपर होगी। स्मृति चिढ़ते हुए बोली, आप अपने बच्चों को तो संभाल नहीं सकती, मेरी बेटी को कैसे संभालेगी? सारा कुछ बोलने वाली थी, तभी जिया चिल्लाते हुए बोली, बंद करो ये लड़ाई झगड़ा। उसकी आवाज सुनते ही सारा और स्मृति एकदम से उसकी तरफ देखने लगी। जिया धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आ गई और तभी सारा ने उसके पास जाकर उसे सीने से लगा लिया। जिया धीरे से बोली, मम्मा मैं ठीक हूँ, आप प्लीज शांत हो जाइए। उसकी बात सुनते ही स्मृति हैरानी से बोली, मम्मा ये औरत तुम्हारी मम्मा कब से बन गई? ये तुम्हें जबरदस्ती उठाकर ले गई थी, इसने तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हारी शादी करवाई। जिया सारा से अलग हो गई और स्मृति को देखते हुए बोली, मम्मा आप भी जानती हैं मैं पहले से दानिश की वाइफ हूँ। स्मृति धीरे से बोली, और तुमने एक्सेप्ट कर लिया? जिया उसके पास गई और उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली, मम्मा आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं खुश हूँ दानिश के साथ। इधर जिया के मुंह से दूसरी बार अपना नाम सुनकर दानिश की धड़कनें तेज हो गई। उससे पहले तो कभी जिया ने उसका नाम नहीं लिया था। स्मृति धीरे से बोली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम खुश हो तो मैं भी तुम्हारे लिए खुश हूँ। तभी सारा ने जिया की बाह पकड़ ली और स्मृति को घूरते हुए बोली, बेबी चलो यहाँ से, बोल कर वो उसे खींचते हुए अपने साथ लेकर जाने लगी। जिया ने एक बार पीछे मुड़कर स्मृति की तरफ देखा और फिर चुपचाप सारा के साथ निकल गई। सारा ने जिया को आराम से बैक सीट पर बिठा दिया और खुद उसके पास बैठ गई। कुछ ही मिनट में वो लोग वहां से निकल गए। दूसरी तरफ एक फार्म हाउस के अंदर पार्स अंकिता को अपने बाहों में लिए बैठा हुआ था। वो उसके बालों में उंगलियां चला रहा था। तभी अंकिता धीरे से बोली, ये सब किसी सपने जैसा लग रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अखिलेश अंकल जिया को मारने की कोशिश करेंगे। पारस उसे देखते हुए बोला, वो इंसान पहले से ही ठीक नहीं था। हम सब उसके बारे में जानते थे, लेकिन जिया को समझाना बहुत मुश्किल है। अंकिता सामने देखते हुए बोली, वो इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है, हमें कुछ करना चाहिए। पारस धीरे से बोला, हम क्या कर सकते हैं? अंकिता उससे अलग होकर बोली, कोई प्लान बनाते हैं जिसमें अखिलेश अंकल खुद ही फंस जाए और वो खुद कन्फेंस करे कि उन्होंने जिया को मारने की कोशिश की। उसकी बात सुनकर पारस कुछ सोचते हुए बोला, आइडिया अच्छा है, उसके लिए अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है?